हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माय नेम इज़ अरविंद पाटीदार और स्वागत है आपका सिविल ए जेई एमसीक्यू जोन में। सो गाइज, आज हम डिस्कस करेंगे जनरल नॉलेज और सेट रहेगा हमारा 8वां सेट। ठीक है गाइज, तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमने 7 सेट डिस्कस कर लिए हैं। अगर प्रीवियस वीडियोस आपने नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाके चैनल की प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखें गाइज। ये आपको जीके 2020 के लेटेस्ट क्वेश्चन है और हमने फुल डिस्कशन दिया है यहाँ पे आपको। ये दोनों लैंग्वेज में रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में। ठीक है, आने वाले एग्जाम्स में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा आपके। ठीक है गाइज, तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन से, आरबीआई डिप्यूटी गवर्नर अपॉइंटेड इन 2020। तो गाइज यहाँ पे डिप्यूटी गवर्नर की बात की हुई है। आपको पता है गवर्नर होता है और 3 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं आरबीआई के अंदर। ठीक है, तो देखो सबसे पहली चीज़ तो आरबीआई के अपन में पूरी डिटेल में बात करेंगे इसका। तो इसका आंसर जो था माइकल पात्रा था। ठीक है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, पहला क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद इसका नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1949 में हुआ था। पहला जो हेडक्वार्टर हुआ करता था आरबीआई का, वो कहाँ पे हुआ करता था? कोलकाता के अंदर हुआ करता था। ठीक है गाइस, अब ये कोलकाता से फिर शिफ्ट कब हुआ? अभी कहाँ पे? अभी सर मुंबई में। ठीक है, तो कहाँ पे? 1937 में ये कोलकाता से मुंबई शिफ्ट हुआ था। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करें कि आरबीआई के पहले गवर्नर कौन थे? तो गाइज ये फॉरेन गवर्नर थे पहले। कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। ठीक है, तो सर स्मिथ थे। उसके बाद ये पूछा जाता है कि आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? तो वो कौन थे? सीडी देशमुख जी थे। ठीक है गाइज, नेक्स्ट बात करें कि अब ये पूछा जाएगा कि आरबीआई की स्थापना कौन सी कमीशन से हुई थी? तो हिल्टन कमीशन बोला जाता है, हिल्टन यंग कमीशन, उसको रॉयल कमीशन भी बोलते हैं। उसकी अनुसूची पे एक तो कह सकते हैं आप आरबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है, अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है? आरबीआई को बोलते हैं। बैंकर्स ऑफ बैंक किसे बोलते हैं? वो भी आरबीआई को बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। अब यहाँ पे गाइज मैंने आरबीआई गवर्नर की डिटेल आपको गिवन है। आरबीआई गवर्नर देखो सबसे पहले जो थे वो सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। ठीक है, 1935 से 37। बस गाइज ये तो पता होता है, लेकिन ये सर जेम्स टेलर के बाद में भी आपको पता होना चाहिए वो कब से 1937 से 1943 तक थे। उसके बाद बात करें अपन इंडियन की, तो पहले देशमुख जी थे। ठीक है, 43 से 49 तक, और सर बेनेगल रामा राव। ठीक है, ये दूसरे थे सी डी देशमुख जी के बाद 49 से 57 तक। ये चार आपको पता होना चाहिए। उसके बाद गाइस आपको बीच में याद रखने की ज़्यादा जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। उसके बाद आपको डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में पता होना चाहिए, कब से कब तक थे? 82 से 85 तक थे। ठीक है, और एक रिसेशन जब आया था 92 से 97 के बीच में। ठीक है, तो ये आपको दोनों अगर याद रख सको, है ना, रंगराजन थी यहाँ पे, और यहाँ पे वेंकट रमन थे। ठीक है गाइज, उसके बाद जो अभी मैं बताने जा रहा हूँ वो आपको याद होना ही चाहिए। देखो सबसे पहले एक और ये रघुराम राजन जी कब थे? 2013 से 2016 तक थे। और उर्जित पटेल जिन्होंने इस्तीफा दिया था 2016 से ये 2018 तक थे। ठीक है, ये काफ़ी आईएमपी है गाइस। और जो मोस्ट आईएमपी है वो तो आपको पता ही होगा, ये तो सबको याद होता ही है कि अभी कौन है? अभी कौन है? शक्तिकांत दास जी है। ठीक है गाइस, ये 2018 से कंटिन्यू अपने पोस्ट पे है। अब ये तो बात हो गई थी आरबीआई गवर्नर की। अब अपन आरबीआई के डिप्यूटी गवर्नर की बात करें तो 3 लोग मैंने बताए थे आपको। एक तो डॉक्टर एमडी पात्रा जो एग्जाम में पूछा हुआ है अभी, और ये बीपी कानूगो और एनएस विश्वनाथन। तो गाइज ये 3 मेंबर है, ये अभी ऑनवर्ड अभी चल रहे हैं एक्चुअली। ठीक है, ये 2020 से। अब बात अपन करें कि विरल आचार्य जी ने क्या किया था? इस्तीफा दे दिया था, 2019 तक ही रहे थे ये। ठीक है गाइस, तो अपन इसको आप ध्यान रखना है। ठीक है, उससे पहले उर्जित पटेल भी कभी कभी एक समय था 2017 से यहाँ पे ये क्या हुआ करते थे, पहले डिप्यूटी गवर्नर हुआ करते थे, उसके बाद ये गवर्नर हो गए थे। ठीक है गाइज, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे, खेलो इंडिया यूथ गेम की बात करें। काफी मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है गाइज ये, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब देखो पहला क्वेश्चन तो बनेगा कि ये खेलो इंडिया यूथ गेम का इस बार कौन सा संस्करण था? तीसरा। तो ये कहाँ पे हुआ था? गुवाहाटी असम में हुआ था। ठीक है गाइज, अब यहाँ पे अपन बात करें गाइज, असम की राजधानी जो है वो दिसपुर है, गुवाहाटी नहीं है, याद रखना। ठीक है, खेलो इंडिया यूथ गेम और खेलो इंडिया स्कूल गेम। ठीक है, मीन्स ये क्या होगा? प्ले इंडिया यूथ गेम्स, ये एक इनिशिएट था, उसके अकॉर्डिंग ये बनाया गया था। ठीक है, 17 ईयर ओल्ड और 21 ईयर अंडर, ये दो कैटेगरी में यहाँ पे इवेंट्स होते हैं। ठीक है गाइज, अब एक और है कि ये 1000 किड्स यहाँ पे पार्टिसिपेशन, मतलब ऑलमोस्ट प्रिपरेशन करते हैं इसके लिए, और 5 लाख रुपए उनको 8 साल तक कंटिन्यू दिए जाएंगे इंटरनेशनल स्पोर्ट्स में, इवेंट में, उनको एक तरीके से अच्छा प्लेयर बनाने के लिए। तो ये इंडिया की इनिशिएटिव है, काफ़ी अच्छी इनिशिएटिव है एक तरीके से ये। नेक्स्ट अपन बात करेंगे टेली। ठीक है, जो मेडल टेली है उसके बारे में। तो देखो इससे आपको ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलेगा ही आपके आने वाले एग्जाम्स में। खेलो इंडिया यूथ गेम पहला संस्करण कहाँ पे हुआ था? 2018 में दिल्ली में हुआ था। ठीक है, किसने फर्स्ट मेडल जीता? मतलब एक तरीके से फर्स्ट पोजीशन पे कौन रहा था? हरियाणा, सेकंड पे महाराष्ट्र, थर्ड पे दिल्ली रहा था। ठीक है गाइज, ये आपको पता होना चाहिए। कब होता है ये? मैंने बताया था जनवरी और फरवरी के स्टार्टिंग में होता है। ठीक है, पहला दिल्ली में हुआ, दूसरा कहाँ पे हुआ था? महाराष्ट्र पुणे में हुआ था। मैक्सिमम जहाँ पे होता है वहीं वो जीत जाते, तो एक तरीके से यहाँ महाराष्ट्र फर्स्ट पे जीता, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली हुआ था। ठीक है, तो इन तीनों के बीच में ही लड़ाई चल रही है।
ठीक है। और आपको थर्ड तो याद रखने की जरूरत नहीं, थर्ड में सेम ही रहेगा, पहला महाराष्ट्र, फिर हरियाणा, फिर दिल्ली। वो थर्ड कहाँ हुआ, अभी मैंने आपको बताया था गुवाहाटी में हुआ था, ठीक है गाइस। तो गुवाहाटी असम में हुआ था, फिर महाराष्ट्र, हरियाणा और दिल्ली, ठीक है गाइस। तो इसी तरीके से आपको याद रखने, ठीक है। अगर आप मेडल भी याद रखना चाहो तो ये आपको इस तरीके से मेंशन है, ये 101 है गाइस, ठीक है, इसको ध्यान रखना आप, 101 है वो एक तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से मेंशन है यहाँ पे, मैं बता दूं आपको कि मेडल कैसे मेंशन है यहाँ पे। ये आप देख सकते हो, ये टोटल मेडल है कितने, 228 है, मान लो ये 102 मेडल टोटल है, ये गोल्ड है 38 है, ये सिल्वर है, ठीक है, और ये ब्रॉन्ज है, ठीक है गाइस। तो ये इस तरीके से 26 यहाँ पे सिल्वर है, ब्रॉन्ज कितने 38 है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं गाइस। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और है, अपने को पता होता है कि इंडिया खेलो इंडिया यूथ गेम के बारे में पता होता है, लेकिन एक चीज़ और आई है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भी स्टार्ट कर दिया गया है, क्योंकि खेलो इंडिया यूथ गेम का काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स रहा एक तरीके से। तो देखो ये कहाँ हुआ, ये 22 फरवरी से एंड कंक्लूडेड 1 मार्च, तो 22 फरवरी से 1 मार्च तक हुआ। कहाँ पे हुआ, ये हुआ है आपका एक्चुअली उड़ीसा के अंदर हुआ है, कलिंगा स्टेडियम में, बट मैं आप देख रहा हूँ कहाँ पे लिखा हुआ है। देखो गाइस, पहली चीज़ तो ये कि किसने ऑर्गेनाइज करवाया, तो ये साई स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ऑर्गेनाइज कराया है, ठीक है। इट इज़ द लार्जेस्ट यूनिवर्सिटी लेवल कॉम्पिटिशन इन इंडिया, ठीक है। इसका थर्ड एडिशन, ठीक है। अब देखो ये क्या, थर्ड एडिशन किसका था, थर्ड एडिशन खेलो इंडिया यूथ गेम का था, और काफ़ी सक्सेसफुल रहा, इसलिए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम भी स्टार्ट कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद में जो यहाँ पे कैपेबल एथलीट 18 से 25 साल के पार्टिसिपेट करते हैं एक तरीके से। नेक्स्ट अब बात कर लेते हैं अपन कि कहाँ पे हुआ था, तो यहाँ पे मेंशन किया हुआ इस कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी उड़ीसा के अंदर में ये हुआ, इसका पहला एडिशन था गाइस, याद रखना। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम का ये कौन सा एडिशन था, पहला एडिशन था, ठीक है। कौन सी टीम ने जीता है, तो गाइस यहाँ पे जो टीम जीती वो पंजाब यूनिवर्सिटी, ठीक है, पंजाब की जीती है। सेकंड पे सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी महाराष्ट्र की, और थर्ड पे फिर पंजाबी यूनिवर्सिटी है गाइस। तो याद रखना, पहले पंजाब यूनिवर्सिटी है और थर्ड पे पंजाबी यूनिवर्सिटी है, आपसे ये कंफ्यूज करने के लिए पूछा जा सकता है, ठीक है। बाकी आपको पता ही है गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज के बारे में यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे थोड़ा और बात करें इसकी, तो कलिंगा इंस्टीट्यूट में हुआ, इंस्टीट्यूट इंडस्ट्री ऑफ इंस्टीट्यूट KIT भुवनेश्वर में हुआ था ये, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इतने एथलीट्स ने पार्ट लिया था, पंजाब यूनिवर्सिटी टॉप पे रहा था, कितने 46 मेडल टोटल, 17 गोल्ड, 19 सिल्वर और 10 ब्रॉन्ज मेडल है यहाँ पे गाइस, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। उसके बाद सावित्रीबाई फुले यूनिवर्सिटी ने सेकंड पोजीशन। उसके बाद यहाँ पे एक थोड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, दो आपको याद होना चाहिए। एक तो जो धूती चंद है, आपको जानते होंगे इनको, ये क्या है, नेशनल लेवल पे मतलब नेशनल रिकॉर्ड होल्डर स्प्रिंटर है, इन्होंने KIT को रिप्रेजेंट किया था एक तरीके से, उड़ीसा को, और ये 2 गोल्ड मेडल जीती, कहाँ पे, 100 मीटर और 200 मीटर में जीती है, तो ये आपसे पूछ सकते हैं। उसके बाद जो प्लेयर ऑफ द मैच कह सकते हो, प्लेयर ऑफ द इवेंट सिद्धार्थ सेजवाल, ठीक है, और साध्वी धुरी, ये देखो किसकी है, सिद्धार्थ सेजवाल पंजाब यूनिवर्सिटी के, और साध्वी धुरी पुणे यूनिवर्सिटी से है, ठीक है। ये क्या थे, टॉप परफॉर्मेंस थे, और इन्होंने क्या किया था, 5-5 गोल्ड जीते थे अपने अपनी कैटेगरी में एक तरीके से। तो ये 2 नाम आपको पता होना चाहिए, पूछ सकता है आपसे, ठीक है, अच्छे लेवल के एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस, दादा साहब फाल्के अवार्ड 2020, तो गाइस ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि 2020 में मिला हुआ है, तो ये आपसे पूछा जाएगा जरूरत। अमिताभ बच्चन जी को मिला है, ठीक है। अब दादा साहब फाल्के जी के बारे में अपन पूरा बात करेंगे एक तरीके से। दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो है भारत सरकार की ओर से एक वार्षिक पुरस्कार है, जो विशिष्ट व्यक्ति को दिया जाता है भारतीय सिनेमा में उच्च योगदान के लिए, और ये क्या होता है गाइस, आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। ऐसा नहीं कि एक मूवी में आपने अच्छा प्रदर्शन किया तो आपको दादा साहब फाल्के अवार्ड मिलेगा, नहीं मिलेगा, ठीक है गाइस। उसके बाद देखो ये पहली बार 17वीं समारोह में ये मिला था, तो यहाँ इसके समारोह स्टार्ट हुए थे, उसके बाद 17वीं समारोह में पहली बार मिला था ये, ठीक है, 1969 में मिला था, ठीक है। सबसे पहला किसको मिला था, देविका रानी जी को मिला था। क्या मिलता है इसमें, 10 लाख रुपए और एक स्वर्ण कमल दिया जाता है, ठीक है गाइस। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको पहला किसको मिला, देखो यहाँ पे आप गाइस देख पा रहे होंगे 1969 में मिला था, 17वां समारोह था, वो देविका रानी जी को पहला मिला था, ये हिंदी की थी, ठीक है। नेक्स्ट 18वां 1970 में ही किसको, BN सरकार को बंगाली के लिए मिला था गाइस। 3 स्टार्ट के और 3 लास्ट के मैंने आपको बताया रखा हूँ। 19वां किसको, 1971 में पृथ्वीराज कपूर मरणोपरांत मिला था इनको गाइस, ये हिंदी में दिया जाता है, तो ये मरणोपरांत भी दिया जाता है, ठीक है। 64वां, आप देखो ये 64वां 2016 में मिला था किसको, कसी नथुनी विश्वनाथन, ये तेलुगु के निर्देशक थे, उनको मिला था। अब दो तो आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है, रट लेना इसको। 65वां 2017 में मिला था किसका, ये आपको जानते होंगे इनको, विनोद खन्ना जी को हिंदी के लिए। और 66वां भी किसको, 2019 में मिला अमिताभ बच्चन जी को हिंदी में, ठीक है गाइस। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये 2019 का है गाइस, ठीक है। अब 2018 में अनाउंस हो गया था, या 2019 में ही अनाउंस हुआ था ये, और 2019 में ही मिला था, ठीक है। अब गाइस मैं कुछ और इंपॉर्टेंट पर्सनालिटी बता दूं जिनको भी मिला हुआ है। पृथ्वीराज कपूर, सत्यजीत रे, लता मंगेशकर, भूपेन हजारिका, आशा भोसले और गुलजार, इनको भी मिला हुआ है। और इन भूपेन हजारिका जी को आप जानते होंगे, इनको क्या मिला था, भारत रत्न भी मिला था गाइस, लेटेस्ट भारत रत्न इन्हीं को मिला था, भूपेन हजारिका जी, प्रणब मुखर्जी और एक और किसको, नानाजी देशमुख जी को, ठीक है गाइस।
अब यहाँ पे दादा साहब फाल्के, देखो यहाँ पे एक एकेडमी भी है, दादा साहब फाल्के एकेडमी। अब ये दादा साहब फाल्के अवार्ड के बाद 3 अवार्ड और देती है, फाल्के रत्न अवार्ड, फाल्के कल्पतरु अवार्ड और दादा साहब फाल्के एकेडमी अवार्ड, ठीक है गाइज। अब ये दादा साहब फाल्के जी जो थे ना, इनका आइडिया कैसे आया था फिल्म बनाने का? तो इन्होंने एक विदेशी मूक मूवी देखी थी, कौन सी, लाइट ऑफ क्राइस्ट। इनको देख के इन्होंने आइडिया था आया था कि मैं भी एक मूवीज बनाऊंगा। तो इन्होंने पहली मूवी बनाती है राजा हरिश्चंद्र, ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट एग्जाम, बहुत एग्जाम में पूछी हुई है। और ये एक मूक फिल्म थी, मतलब इसमें कोई आवाज नहीं थी एक तरीके से, ठीक है। तो ये फुल लेंथ मूवी थी राजा हरिश्चंद्र। उसके बाद 1932 में इन्होंने आखिरी मूक फिल्म बनाई जिसमें आवाज नहीं थी, सेतु बंधन थी। उसके बाद फिर डबिंग होने लगी मूवीज में तो आवाज आने लगी, तो फिर इन्होंने मूवी बनाई आखिरी गंगावतरण 1937 में, ठीक है गाइज। इन्होंने अपनी पूरी लाइफ में 125 मूवी बनाई है, ठीक है। तो फिल्म जगत के लिए इनको ही शेयर जाता है कि इंडिया में जो फिल्में आई थी वो एक तरीके से मतलब जो ये दादा साहब फाल्के की वजह से ही आई थी, ठीक है। 16 फरवरी 1944 को नासिक में उनका निधन हुआ। भारतीय फिल्म जगत में उनके योगदान को हमेशा सहारा जाएगा, ठीक है गाइज। उसके बाद बात करें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी के द्वारा यह अवार्ड दिया जाता है। अब थोड़ा सा अपन अमिताभ बच्चन जी के बारे में बात कर लें। कौन नहीं जानता बच्चन जी को? इनके फिल्म करियर की शुरुआत 1969 में हुई थी, ठीक है गाइस। अब 1969 से आपको याद होना चाहिए कि देविका रानी जी को पहली बार उस टाइम पे दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला था, ठीक है। 7 हिंदुस्तानी फिल्म से की थी इन्होंने, ठीक है। 1984 में गाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, 1984 में इनको पद्मश्री मिल गया था। 2001 में पद्म विभूषण और 2015 में पद्म विभूषण में मिल गया। हो सकता है आने वाले समय में इनको भारत रत्न में मिल जाएगा, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं और इनको 2007 में फ्रांसीसी सरकार ने उन्हें द नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया है। तो गाइस पता होना चाहिए कि फ्रांस का भी सर्वोच्च सम्मान से भी इनको सम्मानित किया जा चुका है। अब तक वो 4 नेशनल अवार्ड और 15 फिल्म फेयर अवार्ड जीत चुके हैं। तो गाइस इनके बारे में तो अपन जितना भी कहे वो एक तरीके से कम ही होगा, क्योंकि जब भी फिल्मों की बात आती है तो इनको द ग्रांड ओल्ड मैन कहा जाएगा अब तो एक तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस। हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भीमराव अंबेडकर जी। तो काफी नॉर्मल क्वेश्चन है गाइस, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन ये क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछा हुआ है, याद सबको होगा, ठीक है। लेकिन अपन थोड़ा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के बारे में थोड़ा बात करेंगे, ठीक है गाइस, क्योंकि आज हम जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रह रहे हैं या एक तरीके से आज़ादी के साथ जी रहे हैं वो इनकी ही देन है, ठीक है। भीमराव रामजी अंबेडकर 14 अप्रैल 1891 को इनका जन्म हुआ, 1956 को इनका देहांत हुआ। डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर नाम से लोकप्रिय थे, ठीक है। ये भारतीय बहुज्ञ विधिवेत्ता, अर्थशास्त्री, राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। बहुत बड़े, मतलब एक तरीके से समाज शास्त्री थे, ठीक है, और बहुत बड़े ज्ञानी थे। उन्होंने दलित बौद्ध आंदोलन को प्रेरित करने और अछूतों को एक सामाजिक भेदभाव के विरुद्ध अभियान चलाया था, ठीक है। श्रमिकों, किसानों और महिलाओं के अधिकारों का उन्होंने बहुत काम किया, ठीक है। वह स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री थे। तो गाइस ये आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि न्याय मंत्री कौन थे, कानून मंत्री पहले, ठीक है। भारतीय संविधान के जनक एवं भारतीय गणराज्य के निर्माता भी थे, ठीक है गाइस, और अतुल्य प्रतिभा के धनी थे ये। उसके बात करें इनकी एजुकेशन की, तो कोलंबिया विश्वविद्यालय से और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से, दोनों से इनको क्या, अर्थशास्त्री के डॉक्टरेट की उपाधि गाइस। तो यहाँ पे एक से नहीं होती, इनको दो दो की, और ये भी अच्छे खासे मतलब कॉलेजों से। आज भी इनके जो लेख इन्होंने लिखे हैं या जो इनकी बुक्स इन्होंने लिखी है वो आज भी विदेशों में पढ़ाई जाती है गाइस, ठीक है। उसके बाद में बात करें अपन कि व्यावसायिक जीवन के आरंभ भाग में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर रहे और वकालत भी की इन्होंने, ठीक है। बाद में जीवन राजनीतिक गतिविधियों में अधिक बीता, ठीक है। उन्होंने 1956 में बौद्ध धर्म अपना लिया था, ठीक है, क्योंकि हिंदू धर्म से काफी परेशान हो गए थे एक तरीके से। 1990 में उन्होंने भारत रत्न, भारत के सर्वोच्च सम्मान मरणोपरांत उन्हें 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया गाइस, ठीक है। अब इनकी बात करें, 14 अप्रैल 1891 को जन्म हुआ, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में हुआ। इसको आज जाना जाता है, महू में हुआ था मध्य प्रदेश के, और इसको अब डॉक्टर अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। ये अपनी पिता की 14वीं संतान थे गाइस। इनके पिताजी का नाम रामजी मालोजी और माता का नाम भीमाबाई था, ठीक है। अब आप देख सकते हो कि इतना ईजी नहीं था इनके लिए चीज़ों को एक तरीके से डील करना। 15 वर्ष में आयु इनकी विवाह हो गई थी, रमाबाई करके 9 साल की लड़की से ही विवाह कर दिया गया था, ठीक है गाइस। उसके बाद भारतीय रिजर्व बैंक की अपनों बात की थी, तो इन्होंने भी इनके विचार दिए थे इन्होंने हिल्टन यंग आयोग को, उनकी विचारों पे ही भारतीय आरबीआई बना था। तो गाइस आप देख सकते हो, प्रथम विधि एवं न्याय मंत्री, बौद्ध धर्म को अपना लिया उनको। जो एक्चुअली डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न मिला था उस टाइम पे 1990 में विश्वनाथ प्रताप सिंह जी की सरकार थी, उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर विश्वनाथ प्रताप सिंह जी थे, ठीक है गाइस। नेक्स्ट अपन बात करें, इनकी जो समाधि स्थल है आपको पता होगा, उसका नाम है चैत्य भूमि। वो कहाँ पे, मुंबई महाराष्ट्र में है, ठीक है। राजघाट जैसे गांधी जी की उस तरीके से। राजनीतिक दल इन्होंने कौन कौन से बनाए, भारतीय रिपब्लिकन पार्टी, स्वतंत्र लेबर पार्टी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन। गाइस इन्होंने 3 राजनीतिक दल बनाए थे, ठीक है। उसके बाद देखो, भारतीय संविधान के एक निर्माण के लिए जो गठन हुई थी प्रारूप समिति, प्रारूप समिति के हेड कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी थे, ठीक है गाइस, ये पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद इन्होंने कुछ बुक्स लिखी थी जो एग्जाम में पूछते हैं, पाकिस्तान पर विचार, जाति का
उच्छेद, ठीक है। उसके बाद इन्होंने एक बुक लिखी जो काफ़ी फेमस है, द प्रॉब्लम ऑफ रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन। गाइज ये काफ़ी मतलब होलसेल बुक है एक तरीके से, बहुत ज़्यादा बुक ये सेल हुई है इंडिया के अंदर में, ठीक है। नेक्स्ट बात करें, पीने के पानी के लिए इनको सत्याग्रह करना पड़ा था, ये एकमात्र सत्याग्रही थे, ठीक है। तो गाइज इनको मतलब एक आपको पता है कि जो लोग कास्ट के लोग होते थे उस टाइम पे उनको हर जगह से एक तरीके से पानी पीने की इजाज़त भी नहीं हुआ करती थी, ठीक है, आपको पता होगा। तो इस तालाब से पानी नहीं पीने की इजाज़त नहीं हुआ करती थी, इसलिए उन्होंने सत्याग्रह चलाया था। आपको पूना पैक्ट के बारे में पता होगा, मैंने गांधी जी के बारे में वीडियो बना रखा है गाइज, उसको जरूर देखें। महात्मा गांधी जी ने पूना पैक्ट साइन किसके साथ किया था? भीमराव अम्बेडकर जी के साथ ही किया था, ठीक है। उसके बाद एक ही आदमी था जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन, आपको पता था कि भारत का संविधान बनाने के लिए एक तरीके से इंग्लैंड बुलाया गया था लोगों को कि आप थोड़ी आपका मतलब बताइए किस तरीके से आप करोगे, ठीक है, बनाओगे। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एकमात्र व्यक्ति थे जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। और गांधी जी ने किस में लिया था गाइस? सेकंड सम्मेलन में गांधी जी ने भाग लिया था। कब हुआ था ये? 1930 से स्टार्ट हुआ था गाइस ये, और 1931 तक चला था, 30, 31, 32 तक चला था, ठीक है गाइस। उसके बाद एक और इन्होंने बहिष्कृत हितकारिणी सभा भी बनाई थी 1924 में, ठीक है। तो ये गाइज, उसके बाद अपन बात कर लेते हैं यहाँ पे कि कौन कौन सी समितियां है। तो देखो संचार में इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ। संचालन समिति का राजेंद्र प्रसाद जी हेड थे, ये आप बाकी आप देखोगे, ठीक है गाइज। उसके बाद यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज संबंधी राजेंद्र प्रसाद जी है, ठीक है। उसके बाद संविधान सभा के कार्यकारिणी सदस्य कौन थे? जीवी मावलंकर जी थे। और लोकसभा के पहले स्पीकर भी कौन थे? जीवी मावलंकर जी थे, ठीक है। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक जनजाति और अपवाजित क्षेत्रों संबंधित आपको पता ही होगा, ये कौन थे? वल्लभ भाई पटेल जी थे, जो क्षेत्र इंडिया में नहीं थे उस टाइम पे, ठीक है। उसके बाद देखो एक नॉर्थ ईस्ट की बात करें, पूर्वोत्तर राज्यों की, तो गोपीनाथ बारदोली जी थे उस टाइम पे उसके बाद यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट हो जाता है, संघीय संविधान समिति के जवाहरलाल नेहरू जी थे, और प्रारूप समिति के कौन थे? भीमराव अंबेडकर जी थे आपसे, ठीक है गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपन बात करेंगे गाइज, बीच ऑफ द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। तो गाइज यहाँ पे थोड़ा सा आप देख पाओगे कि हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है, तो कुंचिकल वाटरफॉल एक वराही कर्नाटक के अंदर में। गाइज यहाँ पे थोड़ा आपको डिफरेंस आंसर मिल सकता है, ठीक है, किसी किसी जगह पे, बट अभी जो फेमस है वो एक तरीके से कुंचिकल को बात की जाती है यहाँ पे। ये आप देख पा रहे होंगे वाटरफॉल, काफी अच्छा एक तरीके से वाटरफॉल है कर्नाटक के अंदर में। अब गाइज यहाँ पे इसमें आपको डाउट हो सकता है, क्योंकि ये जो भामबली जो भी आपको बोलना चाहो, ठीक है, भामबावली वाजराई वाटरफॉल महाराष्ट्र के अंदर में, ठीक है गाइस। इसका देखो यहाँ पे 1840 फीट है, लेकिन इसकी मैंने जो भी बात की हुई है यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, कर्नाटक वाले का मैं बताता हूँ आपको अभी, ठीक है, वो कितना है? 1300, 1350 फीट के आसपास है। तो ये ज्यादा बड़ा है एक तरीके से, लेकिन जो आंसर अभी माना जा रहा है वो कुंचिकल एक तरीके से प्रभात था, ठीक है। ये कहाँ पे? सतारा महाराष्ट्र के अंदर में, और उनमोदी रिवर पे। तो गाइस ये पूछा जाएगा आने वाले समय में आपसे, क्योंकि ये हाईएस्ट बन चुका है एक तरीके से, ठीक है। ये भी आप देख पा रहे होंगे। तो ठीक है गाइज, अब यहाँ पे मैंने डिफरेंट वाटरफॉल्स की बात की। देखो जोग फॉल्स का बोला जाता है एक तरीके से, ये कितना है? 829 फीट है, ये शरावती नदी पे। तो गाइज पूछा जाता है ये कि जोग फॉल जो है वो किस नदी पे? शरावती नदी पे, ठीक है। उसके बाद दूध सागर फॉल मांडोवी नदी गोवा में, ये भी आपसे पूछा जाता है, काफी ये भी ऊंचा है एक तरीके से आप कह सकते हो, 1017 फीट है। उसके बाद ये कुंचिकल की जो मैं बात कर रहा था, ये कितना है? 1493 फीट है गाइज, ये वराही रिवर पे कर्नाटक के अंदर में। शिव समुद्रम फॉल पूछा जाता है 300 फीट, कावेरी नदी पे कर्नाटक में ये। और ये पूछा जाता है आपसे गाइज हुंडरू जलप्रपात, ठीक है, ये किसमें है? ये स्वर्ण रेखा नदी पे, इनकी नदी पूछी जाती है गाइस, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये झारखंड के अंदर में। नेक्स्ट एक और है कपिल धारा, ये कहाँ पे? नर्मदा नदी पे। गाइस वर्ल्ड की थोड़ी बात करें तो नियाग्रा फॉल कहाँ पे? कनाडा और यूएसए की बॉर्डर पे। विक्टोरिया फॉल्स कहाँ पे? मतलब जाम्बिया के अंदर है, जाम्बेजी नदी पे। देवदूत फॉल चुरून, ठीक है। और उसके बाद ये आपसे नॉर्मली नहीं पूछते हैं, ये दो इंपॉर्टेंट है काफी गाइस, ये पूछे जाते हैं आप, ठीक है। ओके गाइज, तो ये हमने 5 क्वेश्चन आज डिस्कस किए जो 2020 के एग्जाम्स में आए हुए थे गाइज। उसके नीचे हमने काफ़ी फैक्ट्स डिस्कस किए जो आपसे आने वाली एग्जाम्स में ज़रूर पूछे जाएंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जिसमें जीके पूछा जाता है तो ये आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल होगा गाइज, ठीक है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों तक शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। और गाइज अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपकी मेल ID को आपको PDF आपके मेल पर सेंड कर दी जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। थैंक यू गाइज।